हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन से। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में सबसे पहले आती है शुगर केन। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, तो इसीलिए इसको ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी बोला जाता है। बेसिकली शुगर केन को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तीन कंडीशंस है शुगर केन की क्रॉप के लिए। फर्स्ट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सेकेंडली, टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इन केस किसी एरियाज में जो रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो वहां पे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे शुगर केन क्रॉप नहीं होगी, बट वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से जो क्रॉप है शुगर केन की उसको पानी दिया जाएगा, इरिगेशन करी जाएगी, राइट। इसके अलावा सॉइल की बात करें तो बहुत सारी हर तरह की सॉइल पे ही ऑलमोस्ट जो शुगर केन है वो ग्रो हो सकती है। एक दो कुछ एक्सेप्शंस तो देखो होती ही है, एरिड सॉइल पे तो कहाँ ही होएगी शुगर केन, लेकिन जो शुगर केन है वो काफी सॉइल्स पे ग्रो हो जाती है। इसके लिए मैनुअल लेबर चाहिए होती है जब क्रॉप को सो करना होता है उस टाइम पे भी और हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी। सोइंग के टाइम पे भी मैनुअल लेबर चाहिए और हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फर्स्ट पे कौन आता है, ब्राजील। ठीक है, फर्स्ट पे आता है ब्राजील। शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है ब्राजील और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है इंडिया। शुगर केन से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो शुगर बनता ही है, सेकेंडली गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं, थर्ड आ गया खंडसरी और मोलासेस। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है इंडिया में, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। फिर बात करते हैं ऑयल सीड्स की। 2018 की बात करें तो 2018 में जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे चाइना था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया 2018 में। वहीं पे अब ये तो ग्राउंडनट की बात थी, अब वहीं पे रेपसीड प्रोडक्शन की बात करें तो रेपसीड प्रोडक्शन में इंडिया था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन द ईयर सेम 2018। 2018 में इंडिया ग्राउंडनट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना और रेपसीड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर कनाडा एंड चाइना। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। इंडिया का जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया है ना, उसका जो 12% एरिया है, उस 12% एरिया पे हम ऑयल सीड की खेती करते हैं। कौन कौन से ऑयल सीड इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसमें सबसे पहले आता है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ज्यादातर ये जो ऑयल सीड्स हम ग्रो करते हैं ना, इसमें से ज्यादातर ऑयल सीड्स एडिबल होते हैं, उनको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। साउथ इंडिया में चले जाओ, आंध्रा वाली साइड पे, तो वहां पे जो ज्यादातर खाना पकाया जाता है वो कोकोनट के तेल में बनाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल में भी कुकिंग होती है। तो इस तरह से ये जो ज्यादातर हमारे ऑयल सीड्स है ना, इनको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑयल सीड्स को बाकी की इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है, जैसे कि सोप बनाने के लिए, जब सोप प्रोडक्शन में कुछ ऑयल सीड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए ऑयल सीड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। बहुत सारी ऑइंटमेंट्स में भी ऑयल सीड्स यूज होते हैं। ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट एक खारीफ क्रॉप है और हमारे इंडिया में जितना भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका जो आधा पार्ट है ना, आधा एरिया है, उसमें ग्राउंडनट की ही खेती करी जाती है।
राइट। अब जितना भी ऑयल सीड की प्रोडक्शन होती है उसमें जो 50% प्रोडक्शन होती है वो ग्राउंडनट की ही होती है, राइट। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में ग्राउंडनट का। अब जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्राउंडनट, तो यहाँ से याद रह सकता है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान एंड तमिलनाडु, और ये डाटा है 2019-20 का। फिर चलते हैं लिंसीड एंड मस्टर्ड में। ये रबी क्रॉप्स है। फिर सीसमम की बात करें तो ये खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड की बात करें, ये रबी एंड खरीफ दोनों सीजन्स में ही ग्रो हो जाता है। टी पे चलते हैं। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप समझते हो ना, कि जहाँ पे टी ग्रो होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी की ही खेती होती है, कोई और क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं की जाती। पूरे साल में एक सिंगल क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप है। टी अगेन प्लांटेशन क्रॉप है, क्रॉप में आती है। इसको ग्रो होने के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। तो जहाँ पे फिर टी की खेती होती है वहाँ पे सिर्फ चाय की खेती होती है, और कोई क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं की जाती। ये बेवरेज क्रॉप है। और इंडिया में सबसे पहले जो टी इंट्रोड्यूस करी थी वो ब्रिटिशर्स ने करी थी, लेकिन आज की डेट में हमारे इंडियंस के भी अपने चाय के बाग है। पहले तो ब्रिटिशर्स चाय लेकर आए थे ना, लेकिन अभी जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस के खुद के अपने चाय के बाग बनाए हुए हैं। बेसिकली जो टी की खेती होती है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होती है। इसके लिए डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए हो, जहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब टी की खेती के लिए स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए। जो पानी है पानी चाहिए, लेकिन ड्रेन्ड होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बारिश हुई पानी वहीं पे रुक गया, पानी ड्रेन हो जाना चाहिए। इसके अलावा सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। टी बुशेस के लिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। ऐसे नहीं है कि बीच में जी बर्फ पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसा नहीं है। फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट शावर्स भी होने चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। अब देखो, जो चाय की खेती होती है ना, उसके लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए। सारा साल थोड़ी थोड़ी बारिश होनी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। जो चाय के बाग होते हैं ना, उनमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए जो ज्यादातर टी कल्टीवेशन होती है वो स्लोप्स में होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्लोप है, तो जहाँ पे भी चाय के बाग होते हैं ना, वहां पे थोड़ी सी स्लोप होगी ही होगी, सो दैट कि जो चाय के बाग है उनमें पानी खड़ा ना रहे। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए हमें चाहिए अबंडेंट लेबर, जो कि चीप हो और स्किल्ड लेबर हो। तो बेसिकली जो चाय की पत्तियां तोड़नी होती है, हार्वेस्टिंग होती है टी लीव्स की, तो उस टाइम पे ज्यादातर आप देखोगे तो जो लेडीज होती है उनको ही हायर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो चाय की पत्तियां होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इनको तोड़ने के लिए जो हाथ है वो भी थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। इसीलिए जो लेबर है वो प्रेफर किया जाता है कि वो वुमेन लेबर हो। टी की बात करें तो अब जो टी इंडस्ट्री होती है ना, टी को आगे प्रोसेस किया जाता है, तो उसको टी की प्रोसेसिंग टी गार्डन्स के आसपास ही होती है। ऐसे नहीं है कि अब चाय किसी और जगह पे है, उग रही है, चाय के बाग कहीं और जगह पे है और इंडस्ट्री उससे कहीं बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो जो चाय की जो फ्रेशनेस है ना वो नहीं रहेगी। जब ट्रांसपोर्टेशन में ही 1-2 दिन लग जाएंगे या 15-20 घंटे लग जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो चाय की पत्तियां है वो जो है वो सूख जाएगी, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी चाय में। तो इसीलिए जो चाय की प्रोसेसिंग होती है वो टी गार्डन्स के आसपास ही होती है, सो दैट कि उसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में? असम है, दार्जिलिंग की हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स की हिल्स हो गई, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इसके अलावा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा, त्रिपुरा, यहाँ पे भी जो ट्रीज है वो जो टी है वो ग्रो करी जाती है। 2018 की बात करें तो 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय का आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे चाइना था, सेकेंड में इंडिया का नंबर था। ये डाटा है 2018 का, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं कॉफी पे। अब इंडिया की जो कॉफ़ी है ना वो वर्ल्ड में इसकी गुड क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। ये माना जाता है कि जो इंडिया की कॉफ़ी है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इंडिया में जो ज़्यादातर कॉफ़ी है वो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी पाई जाती है। और ये वाली जो कॉफ़ी है ये हमने इनिशियली यमन से बॉट करी थी, यमन से हम लेकर आए थे, फिर उसके बाद हमने अरेबिका कॉफ़ी को इंडिया में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था।
इसीलिए ये जो अरेबिका कॉफ़ी है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये अरेबिका कॉफ़ी मिलती है इंडिया में। इनिशियली जो कल्टीवेशन कॉफ़ी की शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी बाबा बुड्डन शाह हिल्स में। आज की डेट में भी कल्टीवेशन टी की होती है, लेकिन आज की डेट में जो कल्टीवेशन होती है वो नीलगिरी हिल्स तक ही रह गई है। नीलगिरी हिल्स में कल्टीवेशन होती है। नीलगिरी हिल्स जो है वो 3 स्टेट्स में आती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इन 3 स्टेट्स में कॉफ़ी जो है वो पाई जाती है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे चाइना था। ऑलमोस्ट हमने अब तक जितनी भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है उसमें इंडिया का सेकंड नंबर ही आता है और फर्स्ट आता है चाइना का, राइट। तो 2018 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी इंडिया का सेकंड नंबर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आफ्टर चाइना। इंडिया में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? इंडिया में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर। और मैंगोज की बात करें तो मैंगोज इंडिया में कहाँ कहाँ पे होते हैं? मैंगोज होते हैं महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। फिर बात करते हैं ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस होते हैं नागपुर एंड चिरापुंजी में। नागपुर के ऑरेंजेस काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा पहले भी कि जो ऑरेंजेस है वो नागपुर के खाने वाले होते हैं। और इसके अलावा बनानास की बात करें, बनाना ज़्यादातर होते हैं केरला में, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा की बात करें, ये होती है उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। पाइनएप्पल्स मेघालय में होते हैं। ग्रेप्स होते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। फिर बात आती है एप्पल्स की, पियर्स की, एप्रिकॉट्स, वॉलनट की, ये जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी काफ़ी डिमांड है। फिर नीचे ये दे रखे हैं, ये एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट का ये पेड़ है और यहाँ पे ये एप्पल के पेड़ है। एप्पल यहाँ से ये तोड़ रहे हैं और ये है पोमेग्रेनेट, ठीक है, जिसको अनार बोलते हैं। इसके अलावा इंडिया में पीस भी होते हैं, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो जैसे जो वेजिटेबल्स है ये भी इंडिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे फिर पिक्चर में भी यही चीज़ें दे रखी है। ये पीस है, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके साथ ये कॉलीफ्लावर के खेत हैं बड़े बड़े, ये टोमेटोज लगे हुए हैं पेड़ों पे और ये है ब्रिंजल्स, राइट। फिर नेक्स्ट आती है नॉन फूड क्रॉप्स। अभी तक हमने पढ़ी थी फूड क्रॉप्स जो खाने पीने वाली। अभी बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, जिसमें सबसे पहले आता है रबड़। रबड़ एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम इनको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी रबड़ को ग्रो कर सकते हैं। रबड़ की खेती के लिए चाहिए होता है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस। रबड़ को हम यूज़ करते हैं एज अ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल रबड़ को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स में इंडिया में रबड़ ग्रो होती है, रबड़ की खेती होती है? केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड मेघालय की गारो हिल्स में, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। फाइबर क्रॉप्स में 4 क्रॉप्स आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है कॉटन, फिर आती है जूट, थर्ड हेम्प एंड फोर्थ है नेचुरल सिल्क। अब बात आती है हेम्प क्या होता है। हेम्प कुछ इस तरह का होता है, दिखने को लगता है। जो पौधा होता है हेम्प का वो इस तरह का होता है और उसके बाद जब हेम्प की हार्वेस्टिंग होती है तो उसके जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो कुछ दिखने को इस तरह के लगते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो जो पहले 3 है कॉटन, जूट एंड हेम्प, इन तीनों को सॉइल में ग्रो किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल सिल्क है ना, नेचुरल सिल्क को ग्रो नहीं किया जाता। नेचुरल सिल्क सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करी जाती है। सिल्क वॉर्म की जो कॉकून स्टेज होती है ना, सिल्क वॉर्म की हम साइंस में करेंगे सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री, तो उसमें आएगा कॉकून स्टेज। सिल्क वॉर्म की जो कॉकून स्टेज होती है ना, उससे सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है और ये जो कॉकून है ये मिलते हैं मलबेरी के ग्रीन लीव्स के ऊपर। तो जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करके उससे जो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, राइट। फिर देखते हैं कॉटन। कॉटन और जूट ज़्यादातर इंडिया में ग्रो किया जाता है, तो इसलिए कॉटन एंड जूट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये माना जाता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया कॉटन का ओरिजिनल होम है। मतलब कि जो कॉटन की कल्टीवेशन है वो इंडिया से ही स्टार्ट हुई है। तो इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिया नहीं बोलेंगे, सॉरी, जो कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मेन रॉ मटेरियल है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे जो मेन रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा है? वो है
कॉटन। 2017 में इंडिया कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। कॉटन ड्रायर पार्ट में भी ग्रो हो जाती है, लेकिन इसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए होती है जो हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा ना भी हो चल जाएगा, लाइट रेनफॉल से भी काम चल जाता है, अगर कम भी हो तो इरिगेशन से भी कॉटन की जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है। इसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 210 दिन तक ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए कॉटन की अच्छी ग्रोथ के लिए। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में होती है, इसको मैच्योर होने के लिए 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए होता है। इंडिया में मेजर क्रॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? वो है महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये इन 3 स्टेट्स को छोड़कर बाकी जो सारी की सारी स्टेट्स है वो साउथ की ही है, राइट। फिर चलते हैं जूट पे। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, और जो जूट होती है ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे ही होती है, स्पेशली जो फ्लड प्लेन्स वाली सॉइल होती है, जो न्यू अलूवियल सॉइल होती है, जो कि हर साल रिन्यू होती रहती है। तो जो जूट है, जूट की कल्टीवेशन न्यू अलूवियल सॉइल पे होती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जब इसकी ग्रोथ होती है। एट द टाइम ऑफ ग्रोथ जूट की जो कल्टीवेशन है उसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए। कौन कौन सी स्टेट्स में होती है जूट? जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होती है, इसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय में भी जूट की प्रोडक्शन करी जाती है। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जूट के बेसिकली गनी बैग्स बनाए जाते हैं, इसके मैट भी बनते हैं, रोप्स बनती है, रस्सियाँ बनती है, यान, कार्पेट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जूट के बनाए जाते हैं। लेकिन जो हम जूट के आर्टिकल्स बनाते हैं ना, जितनी भी चीज़ें, मैट हो गया, रोप्स बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो जूट की प्रोडक्शन करी जाती है, फिर प्रोडक्शन पे ही पहले बहुत खर्चा आता है, उसके बाद इंडस्ट्री में ले जाते हैं, फिर इससे आगे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो इस पर खर्चा बहुत आ जाता है, हाई कॉस्ट होती है जो जूट की बनी हुई चीज़ें होती है, लाइक मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, कारपेट्स हो गए। तो इसीलिए अब जूट को रिप्लेस कर दिया गया है सिंथेटिक फाइबर से। रिप्लेस नहीं, मतलब सिंथेटिक फाइबर के आने की वजह से जो जूट है ना उसकी मार्केट कम हो गई है। रिप्लेस नहीं बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं तो उसकी वजह से अब जो जूट की मार्केट है वो थोड़ी कम हो गई है। अब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं लोग सिंथेटिक फाइबर की यूज़ करने लगे हैं। सिंथेटिक फाइबर में बेसिकली आ जाता है नायलॉन, जो रोप्स वगैरह बनते हैं, मैट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, वो ज़्यादातर आजकल सिंथेटिक फाइबर के ही यूज़ किए जाते हैं। रीज़न भी कि वो सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू जूट के जो मैट्स होते हैं या रोप्स होते हैं। अब नो डाउट जो सिंथेटिक फाइबर है ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, जूट जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट स्टिल अब जब हम चीज़ लेने जाते हैं हम उसकी कॉस्ट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है या बुरी है। तो इसीलिए अब जूट की मार्केट कम हो गई है सिंथेटिक फाइबर के आने से, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।